वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बेसिकली आज मैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि थंबनेल देखकर आप आइडिया लगा ली होंगे बेसिकली आप आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो मोस्टली आपको कंफ्यूजन होता है ना कि आर्टिस्ट के कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो एवरी डेज आपको 2 बजे मैं आपके साथ रिप्रेजेंट करने वाली एमसीक्यूज क्वेश्चन इन डिटेल्ड रिलेटेड टू आर्ट, स्पेशली आर्टिस्ट, कलाकार और उनके महत्वपूर्ण कृतियों से रिलेटेड मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगी। और हाँ, अगर आपने शाम 7 बजे वाली क्लासेस मिस कर दी हैं तो उनको भी देखा कीजिए। 7 बजे मैं क्या आपके साथ शेयर करती हूँ 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो ये वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आप जो स्क्रीन पर आज क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ड्राइंग टीचर, टीजीटी आर्ट में या फिर पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर एक जगह आपको ये क्वेश्चन पेपर काम आने वाला है। और क्वेश्चन पेपर आप टेकन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से। वेरी गुड आफ्टरनून कृष्णा, कैसी हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए फिर वन बाय वन क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, अभिनव टैगोर कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में एज ए प्रिंसिपल कब इनरोल्ड हुए थे? 1908, 1906, 1905 या 1910? 1910। और ये भी मुझे साथ के साथ बताते चलिए कि अगर आप बता रहे हो कि अभिनव टैगोर एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे प्रिंसिपल लेवल पर 1905 में, राइट? 1905 कब से कब तक थे? तो 1916 तक। इसीलिए 1905 से 1915 तक के टाइम ड्यूरेशन को गोल्डन एज कहा जाता है बंगाल स्कूल का। देन सेकेंडरी वन थिंग इज दैट कि बंगाल स्कूल का मुझे सेलेक्टेड टाइमिंग बताइए कि बंगाल स्कूल का एग्जैक्ट टाइम क्या है एस्टेब्लिशमेंट का। 1895 टू 1920, 1895 से 1920 का ये सेलेक्टेड टाइम है। एंड द सेकेंडरी वन थिंग इज दैट ही वाज द फाउंडर। अवनींद्रनाथ टैगोर ये जनक है। बेसिकली इन्होंने किसका डेवलपमेंट किया था यहाँ पर? वाटर कलर वॉश टेक्निक का। ठीक है, ये सभी बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। डेफिनेटली आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लूं कि ये उप प्राचार्य कब बने थे बंगाल स्कूल में, क्योंकि प्रिंसिपल 1905 में बने हैं ना, तो उप प्राचार्य पहले बना जाता है। कब बने थे? किसी को सेलेक्टेड टाइम लर्न है? हेलो रागिनी, शिया, रियाज एंड एवरीवन। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये उप प्राचार्य बने थे 1898, 1898 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इनसे पहले यहाँ पे पहली बार अवनींद्रनाथ टैगोर से पहले ईबी हैवल बने थे ना प्रिंसिपल, कब? 1896 में। उसके 2 साल बाद ये उप प्राचार्य बनते हैं और 1905 में ये प्रॉपरली प्रिंसिपल बन जाते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा के कितने पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किए थे? 30, 32, 34 या फिर 36? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने अंकल, इनके चाचा थे ना, इनके अंकल रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है चित्रांगदा। चित्रांगदा के चित्रांगदा पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की, और इस पुस्तक की पेंटिंग्स रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। मोस्टली कितनी पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किए थे? 32, 32 चित्र रिप्रेजेंट किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है सहज पथ। सहज पथ, इस पर चित्रण किसने किए थे बताइए? सहज पथ पर चित्रण किसने किए? जीवन स्मृति पर चित्रण किसने किए? जीवन स्मृति, ये सब किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है, ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है जीवन स्मृति भी और सहज पथ भी, बट चित्रण किसी और ने किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं। जैसे पहले तो सहज पथ का तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सभी को एकदम श्योरिटी से पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, नंदलाल बसु। अरे वाह, एग्जैक्टली। हेलो अपूर्वा, वेरी गुड। सहज पथ के लिए नंदलाल बोस फेमस थे, और जीवन स्मृति के लिए रविन्द्रनाथ के टैगोर के बड़े भाई, उन्होंने चित्रण किए थे जीवन स्मृति पर। तो क्या नाम था इनके बड़े भाई का? वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर्स किया है, स्क्रीन पे मैं देख रही हूँ। वेरी गुड रागिनी, सिया, रियाज, अपूर्वा एंड कृष्णा
एवरीवन, गुड, एग्जैक्टली, गगनेंद्र नाथ टैगोर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत माता व संध्यादीप किसने रिप्रेजेंट किए थे? भारत माता बनाई कब गई थी? बनाई कब गई थी, टाइमिंग बता दीजिए। और संध्यादीप, ये दो फेमस पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर ने रिप्रेजेंट किए हैं। भारत माता इन्होंने बनाए थे 1905, जब प्रिंसिपल बनते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में 1905 में। ठीक, अच्छे समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक वो जगदीश चंद्र बसु के विज्ञान मंदिर के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? पोर्ट्रेट किसने बनाए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? विच वन इज राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किया है मोस्टली स्टूडेंट ने। देखिए, जगदीश चंद्र बसु के विज्ञान मंदिर में किस चित्रकार ने पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किए थे? नंदलाल बोस ने। ठीक, वेरी गुड अपूर्वा, गुड। जिन्होंने बताया है बी, उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 का जिन्होंने बी बताया है, अपूर्वा, आशीर्वाद एंड शिया, रागिनी, कृष्णा। कृष्णा बेटा ध्यान रखिएगा, ए नहीं होंगे, बी होंगे। मैं थोड़ा सा शायद लाइन ऊपर नीचे कर दी। नंदलाल बसु होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, 1954 के टाइम ड्यूरेशन में कौन से ऐसे आर्टिस्ट है जिनको भारत में सबसे पहली बार पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण, यहाँ पे पद्म विभूषण ऐड कर लीजिएगा। वो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पद्म विभूषण। ठीक है, भूषण नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स पद्म भूषण आपको पता है नंद उनको मिला है, यामिनी रंजन रॉय को। पद्मश्री किसको मिला था? तो वो हो जाएंगे सुधीर रंजन खास्तेगी। यहाँ पे पद्म विभूषण से कनेक्शन है कि 1954 में पद्म विभूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? राइट, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था नंदलाल बोस को। ओके, बहुत अच्छा रिप्लाई किया आप लोगों ने भी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। कास्ट पर लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि में चित्रण करने के जो विशेष टेक्निक को ऑब्जर्व किया जाता है, वो टेक्निक कौन सी है? नंदलाल बसु की, असित कुमार हल्दर, देव प्रसाद रॉय चौधरी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, लाख मतलब होता है एक नॉर्मली जो वार्निश होता है, लकड़ी पर लाख वार्निश लगा दी जाती है, जिससे लकड़ी जो होता है वो जल्दी डैमेज नहीं होता है, एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए सेफ रहता है अच्छे तरीके से। तो ये प्रोसेस लाख वाला वार्निश की शुरुआत किए थे आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट, वो भी उनके प्रिय स्टूडेंट, उनका नाम था असित कुमार हल्दर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किया मोस्टली सभी लोगों ने। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की? चलिए फिर, अगर आप बता रहे हो कि जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां इन्होंने 1914 में तैयार की, तो आप बताएं मुझे कि जोगीमारा के बाद अजंता गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार करते हैं? अजंता। और ये भी बता दें आप मुझे कि और कौन सा गुफा था? जोगीमारा, अजंता, बाघ गुफा था। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार करते हैं? तो देखिए, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां करते हैं 1921, और अजंता गुफा की प्रतिलिपियां 1910 लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में। ओके, 1909 से 10 दिनों से, हाँ सही है अपूर्वा, कह सकते हैं। दोनों याद रखना है। 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की, 1910 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में, और 1914 में जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं समरनाथ गुप्त के साथ, और अजंता गुफा की प्रतिलिपियां नंदलाल बसु, ल्यूक लार्चर और भी बाकी सारे लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असित कुमार हल्दर की प्रारंभिक रचनाएं कैसी थी? लाख चित्रण करते थे, भित्ति चित्रण करते थे, ये काष्ठ चित्रण करते थे? देखिए, स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने बखूबी तौर पे म्यूरल्स बनाए थे, बिल्कुल फ्रीली होकर। भित्ति चित्र ज्यादा से ज्यादा बनाए। ठीक, नेक्स्ट, किस कलाकार ने लोक चित्रों के माध्यम से भारतीय जनजीवन की आत्मा को पहचानने की प्रयत्न किए और इनके आधार पर
अपने चित्रों का प्रयोग करते हैं। क्या नाम था उनका? लोक कला। देखिए लोक कला के जन जीवन मेंशन कर दिया गया है, तो आप डायरेक्टली से किसको करेक्ट करेंगे? अच्छे से देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, ठीक है। वेरी गुड रियाज, रागिनी, अपूर्वा, कृष्णा, वाओ गुड गुड। चंद्रा, अच्छा चंद्रा भी सी कह रहे हैं। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ना कि जन जीवन और फोक आर्ट, टेम्पररी टेक्निक, इन सभी में एक पारंगत हासिल, एक हाईएस्ट पोजीशन पे रखा गया था किससे? यामिनी रंजन रॉय को। यामिनी रंजन रॉय ने लाहौर में सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के पद पर कार्य कब करते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून रानी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? टाइम है 1938 टू 47। 1938 से 47 के टाइम ड्यूरेशन में यामिनी रंजन रॉय ने सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में एज ए निर्देशन के रूप में टाइम स्पेंड किए थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाना है। जिन्होंने सी आंसर किया उनका तो खैर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा यामिनी रंजन रॉय को पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड है? तो पद्म विभूषण है। तो भारत में सर्वप्रथम पद्म विभूषण अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था 1955 में यामिनी रंजन रॉय को। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यामिनी रंजन रॉय को पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? एज यूजुअल यू नो 1955, 1955 में। ठीक है, और स्क्रीन पे यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कराना चाहती हूँ। लाइक मैं आपसे पूछ लेना चाहती हूँ, आपको याद है तो बता दें आप। 1955 में यामिनी रंजन रॉय को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, और 1954 में भारत में सर्वप्रथम पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला था? भारत में सर्वप्रथम पद्म भूषण अवार्ड से किसे अवॉर्डेड किया गया था? बताइए। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है नंदलाल बोस को। और पद्मश्री अवार्ड से पहली बार भारत में अवॉर्डेड किया गया था 1956 में सुधीर रंजन खास्तेगीर को, 57 में। ठीक, 56 में इनरोल्ड हुए थे, 57 में अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था। कोलकाता आर्ट्स स्कूल में छिदरनाथ मजूमदार ने मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन सा चित्र बनाए थे? एज ऑफ 16, जस्ट ओनली 16 ईयर्स के थे तो भक्ति और वैराग्य की पेंटिंग्स बनाए थे। उद्भव या मेविका मैपिका, चरण सिंगार या फिर ध्रुव की तपस्या, किसकी पेंटिंग बनाते हैं? असित, ये जो छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के ये भी स्टूडेंट कहे गए थे, और ये एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं 1942 टू 64 के टाइम ड्यूरेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इन्होंने एज ऑफ 16 साल की उम्र में ध्रुव की तपस्या वाली पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किए थे। देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने किस माध्यम में मूर्ति शिल्प को रिप्रेजेंट किए हैं? मिट्टी व कांस्य में, पत्थर व कांस्य में, मिट्टी तथा पत्थर दोनों में, या फिर मिट्टी व फाइबर? तो आपको पता है ना, देवी प्रसाद रॉय चौधरी वॉज ए वेरी पॉपुलर स्कल्पटर आर्टिस्ट, और प्रॉपरली इन्होंने क्ले, सीमेंट, कॉन्क्रीट, स्टोन सभी में काम किया है। बट इनकी दो एक बड़ी फेमस सी है सीमेंट कॉन्क्रीट में। इन्होंने 1954 में बनाए थे श्रम की विजय, जो रखी हुई है राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, जिसको कहा जाता है नगमा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। दूसरी इन्होंने बनाई थी 1959 में।
ब्रॉन्ज में। श्रम की विजय कहाँ पर? तो मरीना बीच चेन्नई में बनाए थे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी का बेसिकली जो ये मीडियम्स है वो कौन सा कहा जाएगा? मिट्टी तथा कांच है, क्ले एंड मार्बल्स को ब्रॉन्ज को रिप्रेजेंट किए थे स्टार्टिंग, मतलब इनका ये फेवरेट माध्यम था, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कला समीक्षक आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी ने किसके चित्रों को नोट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक बताते हुए लिखा था? बताइए ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाना है? असित कुमार हल्दर, रविंद्रनाथ टैगोर, मकबूल फिदा हुसैन या फिर के हैबर? मुझे यकीन है कि आप लोगों में से किसी का गलत आंसर नहीं होगा। नॉट चाइल्ड बट चाइल्ड लाइक। तो कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जो अपने लाइफ के लास्ट टाइम ड्यूरेशन में पेंटिंग्स करना स्टार्ट कर दिए थे? तो उन्हें ही कहा गया था। किसने कहा? आर्ट क्रिटिक आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी ने। क्या नाम था उनका? अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा रिप्लाई किया आप लोगों ने। जिन्होंने बी आंसर्स किया उनका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर राइज योर हैंड की कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि हाँ बी ही करेक्ट होना है, या फिर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? तो ये अपनी पेंटिंग्स थोड़ी बच्चों जैसी इनकी चाइल्डिश होती है ना, इसलिए इनको कहा गया था, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, छिदनाथ मजुमदार ने अभिनाथ ठाकुर के शिष्य कब बनते हैं? 1905, 1907, 1906 या फिर 1904? तो यहाँ पे मैं सर्टेन 3 आपको क्वेश्चंस का आंसर्स कराने की कोशिश करूंगी, मतलब और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनके छिदनाथ मजुमदार इनके स्टूडेंट थे, एज ए टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं कहाँ पर? कोलकाता में। कब? 07 में या फिर 06 में? इन 2 क्वेश्चंस में आंसर्स कीजिए। वेल डन, वेरी गुड। जिन्होंने 07 कहा है कितने स्टूडेंट कह रहे हैं? 15 का क्या आपको लगता है? 15 का ध्यान रखिए। 07 में छित्रनाथ मजुमदार एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे। जिनको 06 लग रहा है, मैं आपका डाउट्स क्लियर करा देती हूँ। 06 में कौन बनता है? तो इस टाइम ड्यूरेशन में असित कुमार हल्दर इनके स्टूडेंट बनते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट इस टाइम ड्यूरेशन में कौन बनता है? असित कुमार हल्दर। अगर जिनको 05 लग रहा था तो आपका कंसेप्ट यहाँ भी क्लियर कराती हूँ, इस टाइम ड्यूरेशन में नंदलाल बोस बन जाते हैं, नंदलाल बोस। डाउट क्लियर हो गया? अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एकदम बिल्कुल पेशेंसली आंसर किया कीजिए, इतना ज्यादा मतलब एक्साइटेड है, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा पेशेंसफुली, जिससे आप होपलेस ना हो जब आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाएं। यहाँ पे मैंने आंसर्स इसलिए फ्रेम नहीं कर रखा है कि आफ्टर एंड ऑफ द क्लास आपको रिवीजन करने में बड़ा आसान रहेगा। आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, वेल गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने ग्रीन एंड गोल्ड जो बनाए थे वो कौन से माध्यम में बनाए थे? और प्रेजेंटली ग्रीन एंड गोल्ड इनकी कहाँ पर एग्जिबिट है वर्तमान में? ग्रीन एंड गोल्ड टेम्परा टेक्निक में बनाई गई है, वर्तमान में कहाँ पर एग्जिबिट है? तो आपको ध्यान रखना है ये लंदन में है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया में नहीं है, कहाँ है? तो ये लंदन में, राइट? हैव एनी कंफ्यूजन? ओके गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की एग्जीबिशन सभी को पता है कहाँ लगी थी, मोस्टली आप लोग को ये भी रिकॉग्नाइज्ड होगा, राइट? हाँ बिल्कुल रिया, लंदन में कहाँ लगी थी ये भी ध्यान रखना। इनकी ग्रीन एंड गोल्ड रॉयल एकेडमी में लगी थी, लंदन के रॉयल एकेडमी में एग्जिबिट हुई थी ग्रीन एंड गोल्ड देवी प्रसाद रॉय चौधरी की। यू नो वो फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट, मूर्ति कला के फील्ड में तो बहुत फेमस है, बट हाँ उन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई है, बहुत सारी है, जैसे नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, ग्रीन लोटस पॉन्ड हो गया, अरे सॉरी ग्रीन लोटस, इनका ग्रीन एंड गोल्ड है, ग्रीन लोटस पॉन्ड तो ए रामाचंद्रन का है, इनका ग्रीन एंड गोल्ड है, साथ के साथ इनका पुल भी बहुत फेमस है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की फर्स्ट एग्जीबिशन 1930 में लगी थी। कहाँ पर लगी थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है पिगाल आर्ट गैलरी में, पिगाल आर्ट गैलरी, ठीक है, पेरिस। वेरी गुड रागिनी, वेल डन बेटा, बहुत अच्छा रिप्लाई किया रिया आपने भी। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? पशु पक्षी,
पशु या फिर पक्षी, नारी या फिर स्थिर चित्रण। जो सब्जेक्ट्स मैटर देव प्रसाद रॉय चौधरी के होते थे, मोस्टली वो एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है, सेम वही सब्जेक्ट मैटर इनके भी होते थे। तो यहाँ पे आपका दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक तो देवी प्रसाद रॉय चौधरी का जो सब्जेक्ट मैटर होता था, वही रविन्द्रनाथ टैगोर का सेम सिमिलर सब्जेक्ट मैटर है। फीमेल्स को ऑब्जर्व किया इन्होंने, नारी चित्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमृता शेरगिल भारत कब आती हैं, हमारे इंडिया में कब सेटल्ड हो जाती है? आने को तो वो 1921 में आई थी, फिर 1929 में आई थी, फिर 1932 में आई थी, लेकिन प्रॉपरली भारत में कब आई और उन्होंने प्रॉपरली विजिट किया? तो प्रॉपरली विजिट कब करती है? 1934 कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं? हेलो हरीश, हर्ष, सॉरी हर्ष, तबीयत कैसी है आपकी? 1934 जिन्होंने बताया उनका करेक्ट आंसर है। आधे को तो देखिए मैं बताई 1921 में आती है, 1929 में भी आती है, लेकिन प्रॉपरली ये विजिट करती है एज ए आर्टिस्टिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो 34 समथिंग। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, फिर आपको पता है ना इनका बॉर्न प्लेस कहाँ था? 1913 में ये जन्म हुआ था इनका। कहाँ पर? बुदापेस्ट, हंगरी में। 1941 जब रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ होती है, उसी टाइम ड्यूरेशन में इनकी भी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? तो इनकी डेथ लाहौर में होती है। और सिमोन जो इनके टीचर थे वो बहुत फेमस, पेरिस से इन्होंने एजुकेशन लिया, पेरिस में पहले एग्जीबिशंस लगाती हैं। देन हमारे इंडिया में पहला कहा जाता है कि इलाहाबाद में इन्होंने लगाया था। समर हिल, शिमला में इनका स्टूडियो अपना स्टेबल हुआ था। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स इनको याद रखिएगा। इनकी पेंटिंग के मेन सब्जेक्ट्स मैटर भाव, विषाद, कुरूपता, सैडनेस, हमारे भारत की परेशानी, गरीबी, इनको इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। एक एक्चुअल टर्म है, स्टेटमेंट, जिनको कहा जाता है प्रॉपरली विषाद की भावना। ठीक है, अमृता शेरगिल ने भारत में आकर किसे अपने चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर ऑब्जर्व कर लिया? भारतीय संस्कृति को, गरीब और श्रमिक को, नारी को, या फिर ग्रामीण जीवन को? बताइए। अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ इज वेरी मैंडेटरी। सेकेंडरी आपका एजुकेशन है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि एजुकेशन तो प्रायोरिटी, प्राथमिक हो ही नहीं सकता है। जब हमारा हेल्थ ठीक नहीं होगा तो फिर एजुकेशन किस काम का? अमृता शेरगिल ने भारत में अपने चित्रों के जो सब्जेक्ट्स मैटर इनके होते थे, वो गरीबी और श्रमिक, विषाद की भावना, सैडनेस, कुरूपता, परेशानी को रिप्रेजेंट करती थी। अमृता शेरगिल किस यूरोपीय कलाकार से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी? पैब्लो पिकासो से, हेनरी मैटिस से, जॉर्ज ब्रॉक से, या फिर वैन गॉग या पॉल गॉगेन? अच्छा, ये बता दें पर्टिकुलर जो यहाँ पे आर्टिस्ट है, ये कौन कौन से आर्टिस्ट किस किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा हो गया होगा आप लोगों के लिए। पॉल गॉगेन तो सभी के जुबान पर होगा। अमृता शेरगिल बेहद बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रही थी किससे? पॉल गॉगेन से। पैब्लो पिकासो, जिनका स्टैब्लिशमेंट टाइम 1907 टू 25, क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट के क्या कहे जाते हैं? क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट के ये फाउंडर कहे जाते हैं, पिता। और अदर आर्टिस्ट पूछा जाए तो फर्नांडेज, हॉर्न ग्रीस, जॉर्ज ब्रॉक। पर्टिकुलरली इनको आपको पकड़ के चलना है कि पैब्लो पिकासो का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल था। दूसरा, हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस फेविज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, फाओवाद से। जॉर्ज ब्रॉक, ये भी सेम क्यूबिज्म आर्टिस्ट है, बट हाँ लास्ट में देखिए आपको गॉगेन दिख रहे हैं, ये राइट आंसर हो जाने हैं। पॉल गॉगेन किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? और जिस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं मैं उसका टाइमिंग बता रही हूँ, आप उसका नाम बताइए। इससे क्या होगा कि कम टाइम में दो आंसर पता चल जाएंगे आपको। 1885 से लेकर 1905 तक का टाइम है, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं पाउल सेजान। पाउल सेजान कहे जाते हैं, राइट। अब पाउल गॉगेन उसी के मेंबर थे, उनका नाम था पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, जिनको हिंदी में कहा जाता है उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन। ओके, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिल मैन एंड हिल वुमेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय अमृता शेरगिल इन द कैप्चर ऑफ एक्सप्रेशन। कैसे मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया था? अभिव्यक्ति, जिनको एक्सप्रेशन कहते हैं, भूख की त्रासदी, अभावपूर्ण जीवन, कृतज्ञता का भावना, या फिर सामाजिक जीवन? अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगा था कि इनको फ्रेम करना चाहिए, क्योंकि हिल मैन हिल वुमेन तो सभी को पता है, उनके मेन एक्सप्रेशन क्या थे?
भूख की त्रासदी कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं? अरे वाह रागिनी, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किया है आपने। देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भूख की त्रासदी। दी मिरर और राधा कृष्ण, दी मिरर एंड राधा कृष्ण पेंटिंग्स को किसने रिप्रेजेंट किए थे? दी मिरर अगर देखा जाए, क्लाउड गेट देखा जाए, ये सारे अनिश कपूर का इंस्टॉलेशन था, बट यहाँ पे समथिंग प्रॉपरली आर्टिस्टिक वे में पूछा जा रहा है कि ये सीरीज किसकी थी? सुधीर रंजन खास्तीगिर, निकोलस रोरिक, जॉर्ज केट या फिर बीसी सान्याल? ये भी क्वेश्चन जनरली बोला जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ इंपॉर्टेंट जरूर कहूंगी। आई थिंक बहुत कम ही स्टूडेंट ने इनको बार बार से रिपीटेड क्वेश्चन में देखा होगा। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 23 का आप लोग राइट आंसर कौन सा कर रहे हैं? थर्ड वन, जॉर्ज किट। हाउ मेनी स्टूडेंट आर सेज जॉर्ज किट इज द राइट आंसर? देख लेते हैं आप लोग का रिप्लाई भी। ओके गुड, जिन्होंने जॉर्ज किट मेंशन किया उनका करेक्ट आंसर है, और बाकी स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। दिल्ली शिल्पी चक्र 25 ऑफ मार्च 1949। इस टाइम ड्यूरेशन में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। विच वन इज द फाउंडर? फाउंडर कौन थे जिनको जनक कहा जाता है? बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली शिल्पी चक्र। ठीक है, आईफेक्स के रिजेक्शन के बाद ये ग्रुप का मतलब इनका ये था एक नई क्रिएटिविटी को हमें इजाद करनी है, तो इस ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। लाहौर में लाला लाजपत राय का बस साइज का मतलब बस यहाँ तक का स्कल्पचर, इतना स्कल्पचर होता है। तो ये बस साइज स्कल्पचर लाहौर में किसने बनाए थे? जिनका सान्याल स्टूडियो था। किसका सान्याल स्टूडियो था? बीसी सान्याल का था। तो इन्होंने ही बनाए थे बस साइज स्कल्पचर लाला लाजपत राय के। अच्छा, वर्टिकल वुमेन स्कल्पचर किसकी है ये आप लोग मुझे बताएं जल्दी से। वर्टिकल वुमेन, बताइए वर्टिकल वुमेन किसकी स्कल्पचर है? रिया, रागिनी, स्वदेश, अपूर्वा, रानी, स्वदेश एंड विजुअल विक्रम। नए नए नेम से कुछ आईडी शो हो रहे हैं या फिर पुराने स्टूडेंट ने अपनी आईडी चेंज कर ली? अच्छा गुड, वेरी गुड। देखिए बीसी सान्याल की है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, राजस्थानी लघु चित्रों की अनमोल धरोहर को संग्रहित तथा संरक्षित करने हेतु किस कलाकार को बल दिया जाता है? शोभा सिंह को, रामगोपाल विजयवर्गीय को, एनएस बेंद्रे को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। राजस्थान के चित्रों में अनमोल धरोहर का संग्रहित संरक्षण रामगोपाल विजयवर्गीय। ओके, क्योंकि नाम से आपको पता है कि शोभा सिंह पंजाब से हैं, एनएस बेंद्रे आपके इधर के हो जाएंगे, बड़ौदा ग्रुप वाले। टोटली में डिफरेंट कौन लगे? रामगोपाल विजयवर्गीय। इनको नहीं भी पता होगा, उन्होंने भी इजिली इनको सॉल्व कर लिया होगा। कला में शब्द नहीं है, उसमें रंग की प्राथमिक महत्व की चीजें हैं। माध्यम के रूप में रंग को हम किसी भी कलाकृति से अलग करके नहीं देख सकते। जो लोग कला के बारे में बोलते या लिखते हैं उन्हें रंगों के बारे में गहरी समझ विकसित करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका है? बताइए। कैसा क्वेश्चन मैंने आज फ्रेम किया है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, या फिर ठीक है, इजी टू मॉडरेट? इसी तरह का क्वेश्चन आप चाहते हैं कि डेली फ्रेम करो, या फिर इससे भी डिफिकल्ट, या फिर इससे इजी? आप लोग अपना ओपिनियन रखा कीजिए आफ्टर एंड ऑफ द क्लास कमेंट सेक्शन में, तो उससे मुझे एक आइडिया लगेगा कि अच्छा आपको और किस और हार्ड क्वेश्चन की नीड है। मैं अपने मतलब आप लोगों के लिए फ्रेम करती हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के पर्पज से। ओके गुड। 27 का बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जिन्होंने एनएस बेंद्रे बताया उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कृष्ण कैटेंगर हैबर को बम्बई आर्ट सोसाइटी द्वारा स्वर्ण पदक अवार्ड से कब अवार्डेड किया गया था? 1942, 1947, 45 या फिर 46?
के हैबर को मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा स्वर्ण पदक अवार्ड से कब अवॉर्डेड किया गया था? अच्छा रागिनी, अच्छे क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। 28 का आंसर बताइए, क्या करेक्ट हो जाना है? 28 का मोस्टली स्टूडेंट ए कह रहे हैं। बट ए इज नॉट करेक्ट आंसर। 1947 ऐसे आप याद कीजिए, जिस टाइम ड्यूरेशन में पैग ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसी टाइम ड्यूरेशन में मुंबई का बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से गोल्डन स्वर्ण पदक अवार्ड किसे मिला था? के हैबर को। ऐसे याद कर लीजिए तो आप भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा के हैबर को पद्मश्री अवार्ड से कब अवॉर्डेड किया गया था? पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था 1961, 1961 में। मकबूल फिदा हुसैन की फर्स्ट एग्जीबिशन फर्स्ट टाइम कब लगी थी? पहली एग्जीबिशन 1947, 1950, 1951 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। जी आंटी, अल्लाह ख्वाहिश अधूरी रह गई। चलिए 30 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? फर्स्ट एग्जीबिशन लगी थी इनकी 1950 में। पैग ग्रुप की 3 एग्जीबिशन याद है ना आपको? मतलब उसकी क्या, कोलकाता ग्रुप की, एक 1944 में, एक 1945 में, एक 1950 में। तो सेम इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन 1950 में लगी है, मकबूल फिदा हुसैन की पहली प्रदर्शनी। एमएफ हुसैन की किस फिल्म को गोल्डन बियर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 1968 गोल्डन बियर अवार्ड। कौन सी मूवी पर थ्रू द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट, गजगामिनी, मीनाक्षी, ए टेल ऑफ थ्री सिटीज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव? बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई किया। थ्रू द आईज ऑफ ए पेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों के साइड का वेदर कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। अभी आफ्टर एंड ऑफ द क्लास कैमरा स्क्रॉल करके आपको बैकग्राउंड का व्यू दिखाऊंगी। आज मेरे साइड से ज़्यादा नॉइज भी नहीं आ रही होगी ना, बच्चों की शोर की आवाज़। एमएफ हुसैन अपने किस चित्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं? मदर टेरेसा, जमीन, जीवन चक्र या फिर घोड़े? मकबूल फिदा हुसैन अपनी कौन सी पेंटिंग को सबसे बेस्ट मानते थे? बताएं। इनकी एक, देखिए वैसे तो नो डाउट मदर टेरेसा बहुत फेमस है, सर्वश्रेष्ठ रचना में इनकी जो है वो जमीन वाली पेंटिंग है। जमीन पर भी इन्हें अवार्ड अवॉर्डेड किया गया था, मतलब इस जमीन पेंटिंग पर। एमएफ हुसैन ने विशेष रूप से किस पशु का अंकन किए थे? भैंस, बैल, घोड़ा या फिर हाथी? तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने मोस्टली अपने ऑब्जेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा जो आर्टिकल्स रिप्रेजेंट किए पेंटिंग्स, वो हॉर्सेस के, वो भी बोल्ड पैचेस लाइंस में। स्टिल लाइफ की विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन आर्टिस्ट शो करते हैं? कौन से आर्टिस्ट? आरा, सूजा, रजा? तो मोस्टली स्टिल लाइफ के लिए आरा फेमस है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने कब किया था? 1957, 47, 67 या फिर 54? तो इसके लिए तो खैर आप सभी को लर्न होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा अच्छे तरीके से। 47। सैयद हैदर रजा ने अपनी कला की शुरुआत किस प्रकार के चित्रों से की थी? अरे वाह, वेरी गुड। सैयद हैदर रजा, ये वाला क्वेश्चन मुझे रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है प्रेजेंटली अभी हाल ही में कि ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन था। देख लेना, आप भी याद आ गया होगा आपको जिन्होंने पेपर दिया होगा। सैयद हैदर रजा मोस्टली ये लैंडस्केप बनाते थे, दृश्य चित्र, जस्ट नॉट ओनली कैप्चर इन द बीपीएससी, बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस कलाकार की म्यूरल के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की गई, ख्याति प्राप्त हुई? सतीश गुजराल, शावक चावड़ा, आलमेलकर या फिर उपयुक्त सभी? अच्छा, ये पूछना था आप लोगों को, किसी को भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करना है तो अभी उसका 2 दिन लास्ट डेट है।
फॉर्म भरना होगा तो मुझसे लिंक ले लेना, ठीक है। लिंक लेकर फॉर्म फिल कर दीजिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट का। देन आप अभी चंडीगढ़ के लिए अप्लाई करोगे ना गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां पे वो सर्टिफिकेट आपको मांगते हैं, तो वो काम आ जाएगा। आफ्टर एंड ऑफ द क्लास जिनको भी नीड होगी वो बताइएगा, या फिर मैं डायरेक्टली उस लिंक को अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करके जिनको फॉर्म फिल करना हो वो फिल कर लेंगे, मतलब उनकी साइड में आपको शेयर कर दूंगी। आज मैं देख रही थी चंडीगढ़ का वो वैकेंसी जो आया हुआ है, फॉर्म फिलिंग का डेट स्टार्ट हो गया है ना, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। तो जिनको भी सर्टिफिकेट वाला कोर्स करना होगा तो वो लिंक भी मैं भेज दूंगी ग्रुप में, आप लोग फॉर्म फिल कर लेना। तो म्यूरल के फील्ड में सतीश गुजराल को ख्याति प्राप्त हुई थी। ओके, और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है उनसे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियोस बनाई थी, आप लोग ऑलरेडी देख लिए होंगे। अगला, आदिवासी जीवन को अपने चित्रों में मेन सब्जेक्ट मैटर किसने ऑब्जर्व किया? राम कुमार, वी प्रभा, आदिवासी, आलमेलकर या फिर सतीश गुजराल? ए आलमेलकर ने। राम कुमार 1960 से 70 के टाइम ड्यूरेशन में कैसी पेंटिंग्स बना रहे होते थे? आपको पता है ना, राम कुमार ने एब्स्ट्रक्शन में लैंडस्केप बनाया, बट यहाँ पे प्रॉपरली मैंने टाइम डिपिक्ट किया है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1960 से 70 के दशक में इन्होंने वाराणसी की पेंटिंग्स बनाए थे ना, बहुत सारा लैंडस्केप एब्स्ट्रक्शन में। राम कुमार को केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने कितनी बार अवार्ड से अवॉर्डेड किए थे? केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने 2 टाइम्स, 2 बार। हिमालय को अपनी कला साधना के सब्जेक्ट्स मैटर को किसने ऑब्जर्व किया? रविशंकर रावल ने, निकोलस रोरिक ने, एन.एस. बेंद्रे ने या फिर राम कुमार ने? हिमालय को अपनी कला साधना के सब्जेक्ट्स मैटर में किसने ऑब्जर्व किया था? निकोलस रोरिक ने, ठीक है। राम कुमार को वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हो गया है, आई थिंक शायद मैंने 2 बार टाइपिंग कर दिया है, फिर कॉपी पेस्ट हो गया होगा बाय मिस्टेक मुझसे। चलिए अगला देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, निकोलस रोरिक। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर मेंशन्ड है, राम किंकर बैच ने अधिकतर मूर्ति शिल्प का मेन सब्जेक्ट मैटर जो माध्यम को सिलेक्ट किए थे वो कौन सा मीडियम था? प्लास्टर ऑफ सीमेंट, टेराकोटा, ब्रॉन्जेस। क्लास के ड्यूरेशन में भी कॉल आने लगती है। चलिए क्वेश्चन देखिए, राम किंकर बैच के अधिकांश मूर्ति शिल्प का जो मीडियम है वो क्या था? प्लास्टर और सीमेंट, ठीक है। 42 का। ओके, गुड रागिनी एंड एवरीवन, बहुत अच्छा आंसर्स किया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलौने के कलात्मक रूपों का बहुमूल्य किसके चित्रों में देखने को मिलता है? शैलोज मुखर्जी, रविशंकर रावल, के श्रीवानुसुल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? खिलौने की तरह बहुमूल्य ऑब्जेक्ट्स को किसकी पेंटिंग्स में आप देख सकते हो? वेरी गुड। 43 का जिन्होंने, एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर मेंशन्ड है, खिलौने के कलात्मक रूपों को बहुमूल्य किसने रिप्रेजेंट किए थे? तो इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे के श्रीनिवासुल। के लक्ष्मण पै ने संगीत के रागों पर भी चित्र रिप्रेजेंट किए थे, इनका चित्रण उन्होंने किस रूप में किया था? लक्ष्मण पै ने,
यथार्थ रूप में, अमूर्त में, मूर्त में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। रागों के चित्रण जो करते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑब्जर्व करते थे। 1967 में, 1967 ईस्वी में इन्होंने एब्स्ट्रक्शन को ऑब्जर्व किया था, अमूर्त को। जे स्वामीनाथन, जयराम पटेल, हिम्मत शाह, गुलाम रसूल संतोष, जीएम शेख, गुलाम मोहम्मद शेख, ये लोग किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1962 में? फाउंडर टाइम था 63 का। फर्स्ट एंड द लास्ट एग्जीबिशन इस टाइम में लगी थी, ग्रुप 1890। जे स्वामीनाथन, ही वाज द फाउंडर, ये जनक है। देवप्रसाद रॉय चौधरी की श्रम की विजय बनाई गई हैं 2 मूर्तियां, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन की थी। तो इनकी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, नगमा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में कब बनाई गई थी? 1954 में, ठीक है। और 1959 में कहाँ बनाई गई थी? बस मटेरियल दोनों का डिफरेंट था। 1954 में इन्होंने कंक्रीट वगैरह में बनाए थे और 59 में ब्रॉन्ज में बनाए थे, मरीना बीच, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, चित्रांकन के अतिरिक्त भित्ति चित्रण एवं प्रिंट मेकिंग में भी किस कलाकार ने दक्षता प्राप्त की थी? देखिए, चित्रकारी के साथ साथ प्रिंट मेकिंग मेंशन किया गया है। वी प्रभा, गोपाल घोष, शांति दवे या फिर रामचंद्र? अच्छा क्वेश्चन है, होप सो कि आपने इससे पहले अटेंड भी किया होगा। ओके गुड, जिन्होंने शांति दवे मेंशन किया उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चित्रकार होने के साथ साथ कश्मीरी भाषा के शैवादी उपन्यासकार कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, कृष्णा खन्ना, जिया संतोष या फिर इनमें से कोई नहीं? कश्मीरी भाषा के कवि उपन्यासकार जिया संतोष थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइनली इतने क्वेश्चन आज हमने फ्रेम करे हैं। शायद क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? देखिए, मेरा मेनली पर्पस यही होता है कि प्रीवियस मैंने बहुत सारे 1500 वीडियोस जो कि आपके पूरे प्रैक्टिसेस हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, थ्योरीज हो गई, सब कुछ ऑलमोस्ट कवर करने के बाद अब मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नए नए क्वेश्चंस आपके साथ रिप्रेजेंट करूं, जिनमें से आप अपने आप को एज्यूम करें कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है और कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हो। तो सभी लोग बताएं कि आज आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए? कृष्णा, रिया, रागिनी, प्रतिभा, अपूर्वा, रानी, मोनिका, ओके गुड। चलिए फिर क्लासेस ऑफ करते हैं। शाम 7 बजे मिलती हूँ आपके साथ, लाइव क्लासेस होंगी। 125 एमसी क्विज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेटली से एवरी स्टूडेंट अटेंड किया करे इन क्लासेस को। ओके अच्छा रागिनी, 3 रॉन्ग हुए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग डील। 3 ही है ना, वो तो आपके प्रैक्टिस में भी कभी कभी हो जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच अपूर्वा। आज पता है मेरा क्लास लेने का मूड हो नहीं रहा था। आपको मैं दिखाती हूँ वेदर, अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है, बारिश हो रही है। एक सेकंड रुकिएगा। मैम प्लीज मुगल शैली से भी क्वेश्चंस बनाए। मुगल शैली से तो मैं बहुत क्वेश्चंस बनाती हूँ, वो 125 वाले में मैं फ्रेम करती हूँ, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अच्छा रानी, इट्स ओके रानी, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे मतलब हो जाएगा स्ट्रांग। ओके कृष्णा, गुड, अच्छी बात है। आज मेरे साइड बारिश हो रही है 2 घंटे से। हाँ 2 घंटे तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, 12 बजे से हो रही है। मैं दिखाती हूँ वेदर, मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा मौसम हो रहा था और बाहर बैकग्राउंड में आज शोर, बहुत नॉइज, तो आप लोगों को बहुत कम ही फील हुआ होगा क्योंकि आज कोई छोटे बच्चे बाहर खेल ही नहीं रहे हैं। इतनी बारिश में कौन खेलेगा? एक सेकेंड, देखिए आपको बाहर का व्यू दिख रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है। खैर वीडियो से समझ नहीं आ रहा होगा क्लियर,
मैम डेट वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अच्छा रागिनी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्लासेस ऑफ करें, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, और मौसम बहुत चेंज हो रहा है वेदर का स्पेशली ख्याल रखें। कॉमन कोल्ड कोशिश कीजिएगा कि ना हो, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। कॉमन कोल्ड एक ऐसा होता है ना, जैसे लगता है ब्रेन ही खाली हो जाता है। तो सभी लोग एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, ख्याल के साथ साथ पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करें, सेकेंडरी स्टडी तो चलती ही रहेगी, कंटिन्यूअसली पढ़ाई तो करते रहिएगा, ठीक है मैम। डेट ओके ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे आपसे शाम 7 बजे लाइव क्लासेस क्वेश्चंस के साथ। ओके रागिनी, श्योर रानी, बिल्कुल चैप्टर वाइज भी कराऊंगी, ठीक है। एक टाइम निकाला जाएगा चैप्टर वाइज के लिए, डेली 100 क्वेश्चन आपके एवरी चैप्टर, इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, सभी से क्वेश्चन ओरिएंटेड फ्रेम करूंगी ऑन योर डिमांड।